हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज हम फिर से एक साथ हैं क्लास 9th वन शॉट रिवीजन वीडियो सीरीज लेके। और आज का चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स, राइट। लाइंस एंड एंगल्स हमारा चैप्टर ज्योमेट्री का सेकंड स्टेप है, राइट। फर्स्ट स्टेप ज्योमेट्री का हमने कर लिया है, जिसका नाम था चैप्टर का यूक्लिड्स ज्योमेट्री, राइट। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में आपने ज्योमेट्री के बेसिक टर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं इसमें? लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड सारी बातें आज डिस्कस करने वाले हैं। अब आप ये समझें कि क्या लाइन के बारे में यूक्लिड ने हमें पहले ही बता दिया है कि लाइन क्या होता है। तो बेसिकली आपको ये पता है कि अगर हम किसी पीस ऑफ पेपर को फोल्ड करेंगे तो क्रीज ऑफ द पेपर जो बनेगी वो किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को रिप्रेजेंट करती है। एंड दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, राइट। हम उसे किसी भी डायरेक्शन में अगर चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो लाइन की कोई भी एक डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, राइट। और अगर बात करें एंगल की, तो एंगल आप क्लास 6 7 में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप ये समझें कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी एक पॉइंट से अगर टू रेज एग्जर्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट से अगर टू रेज क्या कर रही हैं? एग्जर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एंगल फॉर्म होता है। आप ये बात समझ पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो करते हैं यहाँ पे डिस्कस। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात, लाइन मतलब बेसिकली क्या? इफ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर देन द क्रीज ऑफ द पेपर रिप्रेजेंट्स अ लाइन, राइट, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। बट अगर बात करें एंगल की, तो अगर किसी एक कॉमन पॉइंट से, यानी कॉमन पॉइंट मान लेते हैं ओ पॉइंट है, ठीक है, ओ पॉइंट से अगर टू रेज एग्जर्ट कर रही हैं ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, टू रेज एग्जर्ट कर रही हैं ओ ए एंड ओ बी, तो इन दोनों टू रेज के बिटवीन जो एक तरह से मैं कहूँ अमाउंट ऑफ रोटेशन वाला पार्ट है ना, यानी अगर ओ ए अगर चाहे कि मैं ओ बी तक चली जाऊं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको जितना रोटेशन करना पड़ेगा, उस रोटेशन की जो मेजर होती है बेसिकली वो क्या होती है? एंगल होती है। लेकिन आप ये समझें कि अगर किसी एक पॉइंट से अगर टू रेज एक्सर्ट करी तो उनके बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है, राइट। चलिए बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस पे। सो बेसिकली लाइन क्या होता है समझें आप। आज हम ये समझ ले कि लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है ना बेटा, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है हमारे सामने, है ना, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो पहले मुझे लगता है कि पहले हमें वो छोटे छोटे टर्म्स जो हमारे यूज़ में आने वाले हैं वो सारे टर्म्स डिस्कस कर लेने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या होता है? तो अ लाइन हैज़ लेंथ बट इट हैज़ नो विड्थ, राइट, एंड नो थिकनेस, राइट। बेसिकली एक लाइन जो होती है उसकी लेंथ होती है, उसकी कोई विड्थ नहीं होती, उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, राइट। अ लाइन इज supposed to extend indefinitely in both the directions, right, two directions. In general it is denoted by a pair of capital letters with an arrow overheaded pointing in both directions, right। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ए बी लाइन है, ठीक है, ए पॉइंट से शुरू हो रही है, बी पॉइंट तक जा रही है, ए पे भी इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, बी से भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इसे रिप्रेजेंट कुछ इस टाइप से करेंगे, राइट। दोनों डायरेक्शंस में उसके ऊपर एरो लगा हुआ होगा ए बी, और दोनों डायरेक्शंस में ना एरो उसके ओवरहेडेड लगा हुआ होगा। आपको ये लाइन वाली बात अच्छे से समझ में आई तो बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में तो आई गई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है? रे, ठीक है। रे क्या होता है? तो बेसिकली हमारी लास्ट पॉइंट पे भी बात हुई थी, लास्ट चैप्टर में भी बात हुई थी। रे क्या होता है? अगर किसी एक फिक्स पॉइंट से, या फिर मैं बात करूं कि अगर एक लाइन है मेरे पास, लाइन का कोई अगर सेगमेंट है, लाइन का कोई अगर क्या है, एक सेगमेंट है विद वन एंड पॉइंट, जिसका एक ही एंड पॉइंट है, तो एक एंड पॉइंट वाली जो लाइन होगी ना बेसिकली उसे हम रे बोल देते हैं, ठीक है। तो अ रे इज पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, राइट, जिसका एक ही एंड पॉइंट है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन ओनली, राइट। उसको किसी एक डायरेक्शन में हम जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट पे। किस पे बात करेंगे? लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट, लास्ट टाइम बात हुई थी, पार्ट ऑफ अ लाइन विद बोथ एंड फिक्स्ड, राइट। ऐसा लाइन का पार्ट जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, राइट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, राइट। अगर बात करें अगली, नोट क्या कहता है हमें? अ रे इज पार्ट ऑफ अ लाइन। रे जो होता है वो किसका पार्ट होता है? लाइन का पार्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट एक रे का भी पार्ट है और वो एक लाइन का भी पार्ट है। लाइन सेगमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ रे एज वेल एज अ लाइन, राइट। लाइन का भी पार्ट होता है और रे का भी पार्ट होता है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। अगर तीन या उससे ज्यादा पॉइंट है ना, देखो टू पॉइंट्स तो हमेशा एक ही लाइन में होंगे ना,
2 पॉइंट से पास होने वाली एक यूनिक लाइन हमेशा होगी। लेकिन अगर मान लो उसी कैटेगरी में एक और पॉइंट आ जाता है सी, है ना, अगर 3 पॉइंट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस विच आर इन द सेम लाइन, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो उन तीनों पॉइंट्स को बोला जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। इफ 3 or more points lie on the same line, then these points are known as collinear points, and the points which do not lie on the same line are known as non-collinear points. Hope so. collinear point और non collinear point वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर से कुछ नोट्स हैं हमारे पास जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट, अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ है, बट अ रे एंड अ लाइन हैव इनडेफिनेट लेंथ। एक रे और एक लाइन जो होती है उनकी कोई लेंथ नहीं होती है, उनकी लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उनको हम इनडेफिनेटली किसी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट पे बात करें, 3 or more लाइन्स आर सेट टू बी कॉन्करेंट। 3 या उससे ज्यादा लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे अगर वो इंटरसेक्ट करें सेम पॉइंट पे। कहां पे इंटरसेक्ट करें? सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। लेट्स से ये और ये तीनों लाइंस हैं। एक लाइन है एल, एक लाइन है एम और एक और लाइन है एन। क्लियर? ये 3 लाइंस हैं और ये 3 लाइंस किसी एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट ओ से पास हो रही है ना, कॉमन पॉइंट ओ से क्या हो रही है? पास हो रही है, राइट। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि इन 3 लाइंस को क्या बोला जाएगा, तो वो होंगी कॉन्करेंट लाइंस। क्या होंगी? कॉन्करेंट लाइंस। और ये जो पॉइंट ओ होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोला जाएगा इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, if there are two points if there are 2 points given, then only one single line can be drawn through them. एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 2 गिवन पॉइंट से। 2 अगर पॉइंट्स गिवन है तो उनसे एक ही लाइन पास हो सकती है। अगर मैं बात करूं अगली, देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। किसी एक पॉइंट से अगर पूछा जाए कि कितनी लाइन पास हो सकती है, इस पॉइंट ए से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो ऐसे भी लाइन जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, और पता नहीं कितनी लाइंस जा सकती है। जितनी आप बनाओगे उतनी लाइंस चली जाएंगी। क्लियर? तो किसी एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस होंगी? इनफाइनाइट। लेकिन 2 गिवन पॉइंट से पास होने वाली लाइन कितनी होंगी? ओनली 1 यूनिक लाइन। क्लियर? होप सो ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल पे बात हमने अभी भी की थी। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज हैव सेम एंड पॉइंट। अगर 2 रेस का सेम एंड पॉइंट है तो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। लेट्स से ओ पॉइंट है मेरे पास एक, तो ओ से फर्स्ट रे निकली है ओ ए, ठीक है, एंड ओ बी इज अनदर रे। दोनों रेस के बिटवीन ये बना मेरे पास एंगल। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? एंगल। ठीक है। और ओ पॉइंट क्या हो जाएगा? ओ पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स ऑफ एंगल बोला जाएगा। ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या है बच्चे? ये दोनों है आर्म्स ऑफ एंगल्स। आर्म्स ऑफ एंगल, राइट। ये दोनों एंगल के आर्म्स हैं। क्लियर? अब अगर मैं अगली बात करूं, बेसिकली इस एंगल को रीड करने के मेरे पास 2 वेज होंगे। कितने वेज होंगे? 2 वेज। इसको मैं रीड कर सकता हूं एंगल ए ओ बी के नेम से भी, इसको मैं रीड कर सकता हूं एंगल बी ओ ए के नेम से भी। ठीक है, एओबी के नेम से भी रीड कर सकते हैं, बीओए के नेम से भी रीड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इसको नेम करेंगे, राइट। अब अगली बात अगर हम करें एंगल के बाद, तो काइंड्स ऑफ एंगल। ठीक है, काइंड्स ऑफ एंगल मतलब एंगल के डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से टाइप्स होते हैं उन पे बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है एक्यूट एंगल। ठीक है, आप सबने पढ़ा हुआ है, आई नो, बट हल्का हल्का रिवाइज करते हुए चलेंगे। एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 और 90 डिग्री के बीच में है, दैट इज एक्यूट एंगल। क्लियर? एंगल एओबी 50 डिग्री का है तो ये एक एक्यूट एंगल है। अगर बात करें राइट एंगल की, एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होगी, दैट इज राइट एंगल। और एंगल पी क्यू आर यहाँ पे राइट एंगल है क्योंकि इसकी मेजरमेंट कितनी है? 90 डिग्री है। क्लियर? अब अगर अगली बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल बेसिकली क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटी हो, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे एग्जांपल है 130 डिग्री का। 130 डिग्री क्या है मेरे पास? एक ऑब्ट्यूज एंगल है। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट,
स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ध्यान से समझें आप। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या, अगर मान लीजिए एंगल की मेजरमेंट ही 180 डिग्री है, एग्जैक्टली 180 डिग्री है ना, तो जिस पॉइंट से रे ओ ए निकल रही थी और जिस पॉइंट से ओ बी निकल रही थी ना, दोनों ही ओ पॉइंट से निकल रही है रे, ठीक है, दोनों के बीच में कितने का एंगल हो गया, 180 डिग्री का, ठीक है। तो बेसिकली इस सिचुएशन में ए ओ और बी तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। होप सो ये बात भी अच्छे से क्लिक कर गई होगी आपको। बिना टाइम वेस्ट किए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ध्यान से समझें। रिफ्लेक्स एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर लाई करे 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में, ठीक है। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, ठीक है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और ये रिफ्लेक्स एंगल कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 230 डिग्री एंगल ए ओ बी की मेजरमेंट है, तो दिस इज बेसिकली अ रिफ्लेक्स एंगल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट एंगल, राइट। कंप्लीट एंगल मतलब अगर ओ ए और ओ बी दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, सेम ही डायरेक्शन है ना, तो दोनों के बीच में बेसिकली कितना एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब भी 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो बेसिकली उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। एंगल विद द मेजरमेंट 360 डिग्री, दैट इज कंप्लीट एंगल, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स इज बेसिकली टू एंगल्स मुझे गिवन है, टू एंगल्स है ना, कितने एंगल्स, टू एंगल्स मुझे गिवन है। दोनों एंगल में क्या खास बात है, देखो अगर टू एंगल्स हैं तो उनकी आर्म्स होंगी, टू आर्म्स फर्स्ट वाले एंगल की, टू आर्म्स सेकंड वाले एंगल की। लेकिन यहाँ पे आपको थ्री आर्म्स दिख रही हैं, ओ ए ओ बी और ओ सी, ठीक है। तो हो सकता है ना कि इन्होंने कोई भी एक आर्म शेयर करी हुई हो, है ना, ठीक है। हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ एंगल ए ओ बी की और एंगल बी ओ सी की, तो दोनों के लिए ओ बी जो है वो क्या होगी, कॉमन आर्म। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मेरे पास टू एंगल्स गिवन है ना, एक तो एंगल है ए ओ बी और एक एंगल है बी ओ सी, ठीक है। अगर कोई भी टू एंगल्स ऊपर लिखी हुई बात को स्पेसिफाई कर देंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे बच्चे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। क्या एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है एडजेसेंट एंगल्स बनने के लिए, तो टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। दोनों का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो भैया दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो ओ वर्टेक्स पे ही बन रहे हैं। देखो फर्स्ट वाला एंगल ए ओ बी ओ वर्टेक्स पे है, सेकेंड वाला एंगल बी ओ सी वो भी ओ वर्टेक्स पे ही है, राइट। अगर मैं बात करूं कॉमन आर्म की, तो दोनों की कॉमन आर्म क्या है, कॉमन आर्म दोनों की साहब ओबी है। दोनों की कॉमन आर्म क्या है, ओबी है। ओबी इज द कॉमन आर्म, राइट। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। और खास बात थर्ड है ना, तीन बातें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, उनकी कोई एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स हों, लाइक एंगल ए ओ बी की एक आर्म जो नॉन कॉमन आर्म है वो है ओ ए, और बी ओ सी एंगल की एक नॉन कॉमन आर्म कौन है, ओ सी। ये दोनों कॉमन आर्म के इधर साइड होनी चाहिए, कॉमन आर्म के इधर साइड होनी चाहिए, अपोजिट साइड होनी चाहिए। अगर एक इधर है तो दूसरी उधर हो, क्लियर। अगर ऐसा होगा तो दोनों एंगल्स को क्या बोला जाएगा बच्चे, एडजेसेंट एंगल बोला जाएगा, ठीक है। तो एंगल एओबी एंड एंगल बीओसी आर एडजेसेंट एंगल्स, राइट। बेसिकली ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, ठीक है, आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है जी, है ना। यहाँ तक की कहानी अगर पकड़ में आती है तो फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या इसी डायग्राम में एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स अगर हो सकते हैं तो बताइए। तो आप लोग सोचेंगे सर अगर इन दोनों एंगल्स के बारे में बात करें तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होगा क्या, एंगल ए ओ बी जो है ना सर वो ये वाला एंगल है, ठीक है, और एंगल ए ओ सी जो है वो ये वाला एंगल है। तो सर दोनों का वर्टेक्स तो कॉमन है। पहली बात तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि वर्टेक्स तो कॉमन है। सेकेंड थिंग, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट भी वेरीफाई कर रहा है कि दोनों की एक एक आर्म भी क्या है, कॉमन है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए कि नॉन कॉमन आर्म्स जो बची, एंगल ए ओ बी की नॉन कॉमन आर्म ये है, ठीक है, ये हमारी कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म, ठीक है। और कॉमन आर्म को कहाँ होना चाहिए, दोनों नॉन कॉमन आर्म्स के बीच में होना चाहिए, राइट। या फिर मैं बोलूं कि नॉन कॉमन आर्म्स को कहाँ होना चाहिए, कॉमन आर्म के इधर साइड। अगर एक कॉमन आर्म के इधर है तो दूसरी उधर होनी चाहिए थी, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये दोनों एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स।
होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझें। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, समझें आप बात को। अगर टू रेज किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, टू रेज है मेरे पास या टू लाइंस हैं, वो मुझे बता रही हैं कि हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं साहब, ठीक है। तो जब भी ये टू लाइंस ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, इस ओ पॉइंट के दोनों अपोजिट साइड, राइट, एक तो ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड है ना, ये टू एंगल बने। इसको मैंने वन नेम दिया, ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, राइट। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ये एंगल थ्री है और ये एंगल क्या है, फोर है, ठीक है। तो वन के अपोजिट में कौन है, टू, ठीक है। और थ्री के अपोजिट में कौन है, फोर। तो बेसिकली जब भी टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, या वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होंगे। इक्वल क्यों होते हैं इसका प्रूफ हम थ्योरम में करेंगे, राइट। आगे आगे हमारे पास बहुत सारी थ्योरम्स है जो बताएंगे कि कैसे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। लेकिन पहले समझने वाली बात यह है कि एंगल वन किसके, एंगल वन और एंगल थ्री है ना, सॉरी एंगल टू है ना, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। बेसिकली ये वर्टिकली अपोजिट है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। एज इट इज एंगल थ्री, एंगल फोर, दीज आर ऑल्सो आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, इनकी वैल्यू सेम होती हैं, बट मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, है ना। हम प्रूव करेंगे इस चीज़ को ना, बिल्कुल बात करेंगे जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बेस होके। यहाँ तक की बात वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या है, ये बात आपको समझ में अगर आती है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बातें कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारी हेडिंग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ये तो सबको पता ही हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या। बेसिकली अगर टू एंगल्स है मेरे पास, उनको मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलूंगा अगर अगर उनका सम किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो दोज एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंगल एओबी और एंगल बीओसी है ना, दोनों मिलके एक राइट एंगल बना रहे हैं, राइट। और राइट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो बेसिकली एंगल एओबी एंड एंगल सी बीओसी, ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये बात आपको समझ में आती है तो बहुत ही बढ़िया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना, अगली बात कर लेते हैं जल्दी से। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब बेसिकली टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर सम दोनों एंगल्स का 180 हो रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे ही बने, है ना। हो सकता है एक एंगल यहाँ पे हो, एक चाइना में हो, है ना, दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो दोनों को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। क्लियर है ना। तो अगर बेसिकली ये एंगल 70 डिग्री का है और ये 110 का है तो ये दोनों एंगल क्या हो गए एक दूसरे के लिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। अगर अगली बात करने के लिए आगे बढ़े तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन। क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये समझने की कोशिश करते हैं। सप्लीमेंट ऑफ द एंगल मेजरिंग 52 डिग्री, एक एंगल है उसका मेजरमेंट है 52 डिग्री, उसका सप्लीमेंट बताना है। उसका क्या बताना है, सप्लीमेंट बताना है। हमें पता है कि अगर टू एंगल्स हैं ए और बी, वो सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, राइट। अब आपको कहा गया है कि उनमें से एक जन कितना है, 52 डिग्री। मान लेते हैं कि ए कितना है, 52, ठीक है। तो बी क्या होगा, बी होगा उसका सप्लीमेंट, बी क्या होगा उसका सप्लीमेंट होगा। तो बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 52 डिग्री प्लस बी दैट इज इक्वल टू 180। तो बेसिकली बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 180 प्लस 50 को उधर 52 को उधर फेंकेंगे माइनस 52 हो जाएगा। तो 180 माइनस 52 क्या लगता है आपको कितना बचेगा, 128 डिग्रीज बचेगा बी का वैल्यू, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मान ले हम, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 128 और 52 दोनों का सम कितना हो जाएगा आगे चल के, 180 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको क्या बोल देते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से समझें। इफ द रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, है ना। अब एक बात बताओ, अगर टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट है मतलब टू एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल उनमें से एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स जो इसने लिखा है उस पे बात कर रहे हैं हम। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये एक्स की जो भी वैल्यू है उसको 90 में से माइनस करा दीजिए सर। एक्स की जो भी वैल्यू है उसको 90 में से माइनस करा दीजिए, जो बचेगा वो किसको डिनोट कर रहा होगा? एक्स के कॉम्प्लीमेंट को, राइट। और आगे इसने बोला सप्लीमेंट ऑफ वाई, है ना, सप्लीमेंट ऑफ वाई। तो सप्लीमेंट ऑफ वाई क्या होगा? टू एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं? जब उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, राइट। तो y का जो सप्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 माइनस वाई के इक्वल होगा। क्वेश्चन ने साफ साफ एक बात कही है हमें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ x एंड सप्लीमेंट ऑफ y, है ना, इन दोनों का रेशियो कितना है? 1:2 है। दोनों का रेशियो कितना है? 1:2 है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x की जगह 90 माइनस एक्स लिख दिया, सप्लीमेंट ऑफ y की जगह 180 माइनस वाई लिख दिया। क्लियर है ना? और जैसे ही हम ऐसा लिखेंगे इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। दोनों का रेशियो मैंने 1/2 लिखा बच्चे। अब क्या लगता है आपको, इन दोनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के दिखाऊं आपको, तो 2 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 90 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 180 डिग्रीज, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस वाई को 1 से किया 180 माइनस वाई। क्लियर? तो 180 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाना है आगे चल के ना। तो माइनस 2x दैट इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, माइनस 2x दैट इज इक्वल टू माइनस वाई, राइट। तो क्या लगता है, अगर मुझे माइनस से माइनस कैंसिल करने का मौका मिले, बिल्कुल हो जाएगा ना, या फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो x अपॉन में y अगर लेके आना है, x के अगर अपॉन में y लेके आना है, तो क्या लगता है y के प्लेस पे क्या बचेगा? y किसके मल्टीप्लाई में था? 1 के मल्टीप्लाई में था, तो 1 वहां रह जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो बेसिकली x अपॉन y का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा ना। तो फर्स्ट ऑप्शन कैन बी द करेक्ट आंसर, राइट। x रेशियो y दैट इज इक्वल टू 1:2, राइट। ठीक है, x रेशियो वाई दैट इज इक्वल टू 1:2। क्लियर? होप सो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, बढ़िया। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर ली जाए। आइए ज़रा अगले पॉइंट पे बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? पेयर्स ऑफ एंगल्स, है ना। बेसिकली पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है ना, एंगल्स का पेयर क्या होता है? अगर दो एंगल दिख रहे हैं, दो एंगल एक साथ हैं, तो वो पेयर ऑफ एंगल है। क्या है? पेयर ऑफ एंगल है। बेसिकली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, एंगल BOC और एंगल AOC, है ना, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के लिए ये दोनों क्या है? एंगल्स का पेयर है। क्या है? एंगल्स का एक पेयर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ अगली, एक्सियम 1 क्या होता है? पहली चीज, एक्सियम क्या होता है? यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हमने ये तो सीख ही लिया है कि एक्सियम मतलब क्या। बेसिकली एक्सियम क्या होता है? रियल लाइफ फैक्ट होता है। क्या होता है? रियल लाइफ फैक्ट होता है, जिसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है ना। रियल लाइफ फैक्ट है एक्सियम। तो अगर मैं बात करूं, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन ना, ये रियल लाइफ फैक्ट हमें क्या कहना चाहता है, ये समझें आप, ठीक है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक लाइन है AB, है ना, और उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, कौन सी रे? OC रे स्टैंड कर रही है। क्लियर? OC रे उसके ऊपर स्टैंड कर रही है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ठीक है। अगर एक रे किसी लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे पास जो भी एंगल बनेगा, जो भी मेरे पास क्या बनेगा? एंगल बनेंगे दोनों। एक तो एंगल बना BOC और एक एंगल बना AOC। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चे? 180 डिग्री हो जाएगा। बेसिकली एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और ऐसा सिर्फ कब होगा? जब कोई रे स्टैंड कर रही होगी किसके ऊपर? लाइन के ऊपर, है ना। एक रे स्टैंड कर रही हो किसके ऊपर? लाइन के ऊपर, है ना। यहाँ पे AB एक लाइन है, लाइन के ऊपर अगर कोई रे स्टैंड कर रही है, तो दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सियम विच इज एक्सियम 2। एक्सियम 2 को भी इसी स्लाइड में ऐड करना जरूरी क्यों था, ये समझें आप। दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, दोनों एक दूसरे का कन्वर्स मान लीजिए आप। कन्वर्स क्या कहता है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, कभी भी जीवन में कहीं पे भी अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, कोई भी टू एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स सो फॉर्म्ड फॉर्म अ लाइन। अगर मान लो टू एडजेसेंट एंगल्स हैं, बेसिकली एक एंगल ये है और एक एंगल ये है ना, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, ठीक है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको मैंने एंगल 1 नेम दिया और इसको एंगल 2 नेम दिया। ये दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये बात आप भी समझते हैं कि OA और OB
दोनों बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट रेज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट है ना, ओ ए इधर और ओ बी उधर, ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, क्लियर। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगी वो क्या फॉर्म करेंगी, एक लाइन फॉर्म करेंगी, ठीक है। और ऐसा सिर्फ तब होगा जब एंगल 1 और एंगल 2 मिला के कितना हो, 180 डिग्री हो, और एंगल 1 और एंगल 2 मिला के 180 डिग्री सिर्फ कब होगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। और अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है तो बेसिकली सीधी सी बात है ना कि रे स्टैंड कर रही होगी कहाँ पे, लाइन के ऊपर, बस यही तो बात है, दोनों बातें एक दूसरे की बिल्कुल कन्वर्स हैं, राइट। तो ये बातें आपको समझ में आए तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। चलिए मूव करते हैं अगले पॉइंट पे, थ्योरम 1, राइट। थ्योरम 1 क्या कहता है, ध्यान से समझो, जहां पे मैंने एक्सियम लिखा वहां पे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है प्रूफ की जरूरत, क्योंकि एक्सियम बेसिकली क्या थे, रियल लाइफ फैक्ट्स थे किसी के असम्पशंस ही, लेकिन हमारे लिए वो क्या बन गए, रियल लाइफ फैक्ट बन गए, उनको प्रूफ करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, राइट। बट अगर बात करें थ्योरम की, तो थ्योरम आर बेसिकली डिडक्टिव लॉजिक्स, राइट। डिडक्टिव लॉजिक्स हम उन्हें प्रूफ कर सकते हैं, राइट। तो आप बोलेंगे सर इसको प्रूफ करके बताइए ना क्या थ्योरम है, तो देखते हैं, बात करते हैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 जो होगा वो 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, ठीक है। होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, एंगल 3 और 4 भी आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा। प्रूफ में पहली बात आप ध्यान से समझें कि प्रूफ कैसे किया जाए इसका। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये बात आप एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 3 और एंगल 2 ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 2 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चे, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। स्ट्रेट लाइन पे सेम साइड में जो दोनों एंगल बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमें लगेगा कि इस स्ट्रेट लाइन पे OD रे स्टैंड कर रही है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए, क्लियर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए, राइट। तो इन दोनों एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री, राइट। अब सिंपल सी बात है कि COD भी क्या है, COD इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, ठीक है जी। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों का सम भी कितना हो जाना है, नहीं नहीं नहीं, COD अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना हो जाना है, 180 डिग्री हो जाना है, राइट। तो सिंपल सी बात है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया, हमारे पास दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा देंगे, ठीक है। तो कंपेयर करा देते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करा देते हैं। तो यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, एंगल 3 प्लस एंगल 2, ठीक है जी, एंगल 3 प्लस एंगल 2, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के अंदर जो लिखा हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 3, राइट, एंगल 1 प्लस एंगल 3, क्लियर। अब सोचने वाली बात है, दोनों में 180 180 था, तो 180 180 जो सेम पोर्शन होता है वो हटा दिया जाता है, तो 180 180 हमने नहीं लिया, और एंगल 3 प्लस एंगल 2 वाला पोर्शन जो था वो एंगल 1 प्लस एंगल 3 वाले पोर्शन के क्या कर दिया हमने, इक्वल कर दिया। अब आपको पता है दोनों साइड्स क्या है, एंगल 3 अवेलेबल है, तो वो एंगल 3 क्या हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एंगल 1 यहाँ पे बन रहा है, एंगल 2 यहाँ पे बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिमिलरली एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। होप सो आपको इस थ्योरम का प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे हम इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद बेसिकली आप पूछेंगे कि क्या सर इसका प्रूफ एग्जाम में आएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है बेटा ना। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, उसने साफ साफ बोला है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर AOB स्ट्रेट लाइन है
तो बेसिकली आपको ये समझना चाहिए, AOB अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर इस AOB के किसी सेम साइड है ना, किसी एक साइड पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम अगर मैं देखूं तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि स्ट्रेट एंगल बनेगा है ना, स्ट्रेट लाइन की एक तरफ स्ट्रेट एंगल ही बन रहा होगा, तो उन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो हमें फाइंड करना है एंगल AOC एंड एंगल BOD। एंगल AOC मतलब x का वैल्यू चाहिए, और एंगल BOD मतलब 2x माइनस 20 का वैल्यू कितना होगा ये भी हमें बताना है, राइट। तो सोल्यूशन में आप समझें क्या सोल्यूशन में चाहिए हमें, ठीक है। एंगल AOC, ठीक है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, या फिर मैं बोलूँ एंगल COD। एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल, एंगल COD मतलब ये वाला एंगल, और एंगल DOB मतलब ये वाला एंगल। तीनों एंगल्स का सम क्या लगता है आप लोगों को? तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि अभी अभी हमने बात की स्ट्रेट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है, राइट। एंगल AOC का वैल्यू कितना है मेरे पास? x डिग्री, तो यहाँ पे x डिग्री लिखा। प्लस COD का वैल्यू कितना है? COD का वैल्यू है 65 डिग्री, तो यहाँ पे लिखा 65 डिग्रीज। फिर DOB का वैल्यू कितना है? DOB का वैल्यू है 2x माइनस 20 डिग्री, तो 2x माइनस 20 डिग्री मैंने यहाँ पे लिखा। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्रीज हो गया। तो x डिग्री और 2x डिग्री दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 3x डिग्रीज हो जाएगा। 65 डिग्री प्लस का है, 20 डिग्री माइनस का है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया, कितना बचा? 45 डिग्रीज बचा। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 3x रिमेन्स द सेम, 3x तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, ठीक है। 45 को उधर भेज के माइनस कराएंगे, 180 माइनस 45 कितना बचेगा बच्चे? क्या लगता है आपको कितना बचेगा? 180 माइनस 45 हो जाएगा 135 डिग्रीज, 135 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 3x, राइट। तो 3x का वैल्यू अगर 135 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 135 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा x का वैल्यू? x का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्रीज। क्लियर? x का वैल्यू जैसे ही 45 डिग्री आया तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमें कैलकुलेट करना था एंगल AOC, एंगल AOC का वैल्यू x ही था, तो x का जो वैल्यू आया वही AOC का वैल्यू होगा, कितना? 45 डिग्रीज। एंड एंगल BOD का वैल्यू भी चाहिए हमें, तो एंगल BOD के प्लेस पे क्या करेंगे हम? BOD के प्लेस पे लिख देंगे कितना? 2x माइनस 20, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 45 माइनस 20, तो बेसिकली हो जाएगा 90 माइनस 20, कितना बचेगा? 70 डिग्रीज वुड बी द आंसर। होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें। इन द गिवन फिगर AB, CD एंड EF आर द थ्री लाइन्स कॉन्करेंट एट O, ठीक है। AB, CD एंड EF ये तीनों कॉन्करेंट लाइन्स हैं। क्या है? कॉन्करेंट लाइन्स। हमने पहले पढ़ लिया है। कॉन्करेंट लाइन्स मतलब वो लाइन्स जो किसी एक कॉमन पॉइंट से पास हो, ठीक है। तो O उनका कॉमन पॉइंट है, तीनों लाइन्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सबसे पहली चीज, अगर आपको ये लगता है कि AB और EF दोनों लाइंस को ही हम देख रहे हैं, CD वाली लाइन को हम नहीं देख रहे हैं ना, एक बार के लिए मान लेते हैं CD लाइन है ही नहीं। अगर नहीं है तो ये एंगल अगर 5y है बच्चे, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर आप ऐसे देख रहे हो तो फिर ऐसे भी देखो ना कि AB लाइन है और CD लाइन है ना, EF लाइन है ही नहीं। तो ये एंगल अगर 2x है ना, सॉरी 2y है ना सर, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल यही बात है ना, बट उसकी जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात सोचो बेटा, COD इज अ स्ट्रेट लाइन। मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन में COD इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि COD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और क्वेश्चन ने पूछा है किसका वैल्यू? y का वैल्यू। COD अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के सेम साइड यानी ऊपर वाली साइड है ना, स्ट्रेट लाइन COD के ऊपर वाली साइड जो तीनों एंगल बनेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल वो होगा। तो तीनों एंगल्स का सम निकालेंगे। फर्स्ट एंगल है 2y, नेक्स्ट है 5y और थर्ड है 2y, राइट। तो 2y प्लस 5y प्लस 2y है ना, तीनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेसिकली इन तीनों का सम हो गया 9y, दैट इज इक्वल टू 180। हेंस y इक्वल टू 180 के अपॉन में 9, सो y इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्रीज। होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि y का वैल्यू कितना हो गया? 20 डिग्रीज हो गया। y का वैल्यू ही हमें चाहिए था। होप सो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझें। इन द गिवन फिगर AB इज मिरर, है ना। AB क्या है? मिरर है। अब मिरर का कंसेप्ट हमेशा याद रखना, मिरर पे जब भी कोई रे आएगी
तो जिस एंगल पे वो रे आएगी वो उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। आपने सबने पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। सर फिजिक्स की बातें कर रहे हैं, अरे नहीं 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 नहीं, फिजिक्स की बातें तो कर रहे हैं लेकिन हाँ कुछ काम की बातें थी। बट आप ये समझें इस कंसेप्ट में आपको क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, ठीक है। यानी ये एंगल अगर x मेजरमेंट का है तो ये भी x मेजरमेंट का होगा, और अगर ये एंगल अगर y मेजरमेंट का है तो ये एंगल भी कितने का होगा, y मेजरमेंट का होगा। ये बात आप समझ लें क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है मिरर का। आगे क्वेश्चन ने कहा है पी क्यू इज द इंसिडेंट रे, क्यू आर एंड क्यू आर द रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल पी क्यू आर 112 है, एंगल पी क्यू ए चाहिए, पी क्यू ए ये वाला एंगल चाहिए। सबसे पहली चीज जो एंगल पी क्यू आर है वो 112 गिवन है आपको, कितना गिवन है 112 सोल्यूशन में ना, मैं सोल्यूशन में लिख रहा हूँ एंगल पी क्यू आर 112 गिवन है। बट हमने क्या किया है, इसके एक पार्ट को y लिया, दूसरा पार्ट अपने आप y हो गया, तो इन दोनों एंगल्स का सम y प्लस वाई है ना, कितना हो जाएगा y प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 112। तो सिंपल सी बात है 2y इक्वल्स टू 112, तो सिंपल सा नोटेशन है y इक्वल टू 112 अपॉन 2। तो y का वैल्यू निकल के आ गया मेरे पास कितना बच्चे, 56 डिग्रीज का, है ना। और जैसे ही y का वैल्यू 56 डिग्री आया सब सर अब तो हो जाएगा, अब तो क्या ही प्रॉब्लम है। सर ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। सर इतना बड़ा क्यों बनाया बेटा, छोटा दिखता नहीं है ना। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो y और x दोनों एंगल मिला के कितना है, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल बना रहे हैं दोनों ना। तो x प्लस वाई के प्लेस पे रखा 56 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू 90 प्लस 56 को उधर फेंकेंगे माइनस 56, 90 में से 56 आप लेस कराओगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी तो आएगा 34 डिग्री। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है ना, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। तो बेसिकली ट्रांसवर्सल का नाम जब भी आएगा आप आगे से याद रखेंगे कि ऐसी लाइन जो टू गिवन लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए, या टू और मोर लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जाए, है ना। ठीक है, बहुत सारी लाइंस मान लो, इतनी सारी लाइंस हैं, ठीक है, और इनको अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके कोई लाइन जाएगी ना, अगर एक ही लाइन है ना, आपको लग रहा हो ना बहुत प्रो लाइन है ना, सबको काटते हुए जा रही है ना, तो ये जो सबको काटते हुए जा रही है ना, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसवर्सल होता क्या है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ द गिवन लाइंस, राइट। आगे की बात क्या है, एल एम एन आर टू लाइंस एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल। अगर एल और एम लाइंस हैं तो ए बी क्या हो गई उनके लिए, ट्रांसवर्सल हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ है इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स मेड बाय इट विद टू लाइंस। ट्रांसवर्सल और उसके थ्रू जो भी एंगल्स बनेंगे टू डिस्टेंट लाइंस पे, उन पे बात करने वाले हैं हम। मान लीजिए मेरे पास टू लाइंस हैं, एक तो लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। मैंने ये नहीं बोला कि ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं, है ना। ये लाइंस पैरेलल आपको नहीं दिख रही हैं ना, ये लाइंस आपको पैरेलल नहीं दिख रही हैं। आपको समझने की ये ज़रूरत है कि कोई भी टू लाइंस हैं उनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इस ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं इधर, ठीक है। ठीक है, अगर ये टू लाइंस हैं मेरे पास और इनको किसी एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, किसी एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है, मान लीजिए ये लाइन है एल और ये लाइन है एम, ठीक है, और इन दोनों को इंटरसेक्ट किया है किसी एक थर्ड लाइन ने, क्लियर। और वो थर्ड लाइन मैं बना रहा हूँ डिफरेंट कलर से, ये वो थर्ड लाइन है। इस थर्ड लाइन को मैंने बोला है, नाम दिया है एन, ठीक है। और ये जो टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो टू पॉइंट्स हैं, इन टू पॉइंट्स पे टोटल कितने एंगल्स बन सकते हैं, टोटल 8 एंगल बन सकते हैं। बताओ कैसे। अगर मैं बात करूं यहाँ से शुरू करूं, ये एंगल 1 हो गया बेटा, है ना, और ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया, क्लियर। ये बात समझ में आती है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 3 4, राइट। और यहाँ पे 5 6 7 एंड 8, राइट, ये 8 टोटल एंगल्स बन गए, राइट। ठीक है, जब भी कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन टू गिवन लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो 8 एंगल बनेंगे। अब ये डिफरेंट 8 एंगल्स जो बने हैं, इनके बिटवीन बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती है, बहुत सारी बातें होती हैं।
कैसे? आप बोलेंगे कैसे? देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों क्या हैं? ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं। ये दोनों क्या हैं? लीनियर पेयर एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा एज इट इज। तो सर 1 और 2 का भी सम 180 होगा, सर 3 और 4 का सम भी 180 होगा, 2 और 3 का सम भी 180 होगा, और सर यहाँ पे भी बहुत सारे। तो लीनियर पेयर एंगल अगर पूछा जाएगा तो बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, राइट। बट अगर मैं अगली बात करूँ, अगली बात अगर मैं करता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट हैं, एंगल 2 और एंगल 4 भी वर्टिकली अपोजिट हैं, एंगल 5 और एंगल 7 भी वर्टिकली अपोजिट हैं, और एंगल 6 और एंगल 8 भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये बातें तो हो गई हमारी जो हमें पहले से पता है उनके बारे में, राइट। तो अगर मैं इससे एक फर्दर बात करता हूँ कि इन एंगल्स में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज या क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट बातें हम करने वाले हैं, तो वो हम अगले स्लाइड पे करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं उन एंगल्स के। तो उनमें से सबसे फर्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप ये समझें कि अगर वही टू लाइन्स है मेरे पास, ठीक है, वही टू लाइन्स है, पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये एल है, ये एम है, और ये लाइन है एन, ठीक है, ये एंगल है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्लियर। फिर वही 5, 6, 7 और 8, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, तो आप ये समझें कि सेम सिचुएशन में जो एंगल्स हैं, अकॉर्डिंग टू मी सेम सिचुएशन में जो एंगल्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब इस ट्रांसवर्सल के, अगर मैं बात करूं इस ट्रांसवर्सल के राइट में, ट्रांसवर्सल के राइट में, और दोनों ही जो लाइंस हैं मेरे पास इन दोनों के ऊपर की तरफ, ठीक है जी। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एक तो यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है और एक एंगल 5 बन रहा है। ये दोनों सेम सिचुएशन वाले एंगल है। सेम सिचुएशन वाले एंगल मतलब ट्रांसवर्सल के राइट में है और दोनों लाइंस के ऊपर की तरफ वाले है ना। इसके ऊपर वाला एंगल 1, देखो ट्रांसवर्सल के राइट और इस लाइन के ऊपर, तो एंगल 1 है। सेम सिचुएशन यहाँ पे ट्रांसवर्सल के राइट इस लाइन के ऊपर, तो एंगल 5 है। तो एंगल 1 और एंगल 5 को हमने क्या कंसिडर किया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल कंसिडर किया, राइट। अब अगर अगली बात करूं कि ट्रांसवर्सल के राइट लेकिन लाइन के नीचे वाले एंगल, लाइन के नीचे वाला, यहाँ पे एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 6 है, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आ गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की कैटेगरी में आ गया, राइट। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ट्रांसवर्सल के राइट नहीं, ट्रांसवर्सल के आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, राइट की तरफ नहीं चलते हैं, नेक्स्ट टाइम चलते हैं लेफ्ट की तरफ। किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, और जो लाइंस है उनके ऊपर, तो लाइंस के ऊपर है एंगल 4 और एंगल 8, ठीक है। तो एंगल 4 और 8 भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और लाइंस के नीचे, तो यहाँ पे एंगल 3 है और यहाँ पे एंगल 7 है, तो 3 और 7 भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की कैटेगरी में है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कितने पेयर बने? 4 पेयर बने। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती तो ये चारों पेयर जो होते ना, एंगल 1 और 5 आपस में इक्वल हो जाते, 2 और 6 आपस में इक्वल हो जाते, 3 और 7 भी एक दूसरे के इक्वल, और 4 और 8 भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते अगर लाइंस क्या होती? पैरेलल होती। लेकिन यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं है, यहाँ पे हम वो बातें नहीं कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर क्यों हो जाते? आगे बात करेंगे इस पे, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान से समझें आप। इसके लिए भी अलग ही बातें करने वाले हैं हम। ये टू लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे वही एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उन पे बातें कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर से हम डायग्राम रेडी कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये एंगल 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 है। अब समझें आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी लिखा हुआ आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए जेड बनना है। क्या बनना है? जेड बनना है, या तो ऐसा जेड बने या ऐसे उल्टा जेड बने, है ना। जेड बनेगा लेकिन, है ना, जेड तो बनेगा, क्लियर। जहां भी जेड बन रहा होगा कौन से एंगल माने जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स माने जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जेड की, तो ये जेड मैंने बनाया है यहाँ पे, तो आपको ये पता लग गया होगा कि z के दोनों, एक इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो यहाँ पे z के अंदर की तरफ आ रहा है एंगल 3 और यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 को हमने इधर कंसिडर किया है कि इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ उल्टा z बना के, तो इधर मैंने एक और z बनाया, ठीक है, बिल्कुल रिवर्स करके, है ना। तो z जब मैं ऐसा बनाऊंगा तो इसके अंदर कौन आ रहा है? एंगल 2, और इसके अंदर कौन आ रहा है? एंगल
8, तो एंगल 2 और 8 ये दोनों भी क्या है, किस कैटेगरी में है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की कैटेगरी में है। क्लियर? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के ये 2 ही पेयर होंगे, ये आपको समझ में आ गया है। तो फिर आगे चलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे। क्या होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना, उसमें भी बनता तो जेड ही है ना। इंटीरियर में जेड अंदर की तरफ बनता है और एक्सटीरियर में बाहर की तरफ बनता है। बाहर की तरफ कैसे बनता है, मान लो आपने जेड बनाना है ना, जेड बनाना है, तो जेड को इस पॉइंट से ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, इस पॉइंट से मैंने ब्रेक कर दिया। क्लियर? इस पॉइंट से ब्रेक कर दिया, इसका ये वाला हिस्सा आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ पे है। क्लियर? यहाँ पे, और बाकी बचा हुआ जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ ढूंढ सकते हैं। क्लियर? तो ये जो एंगल 7 है और एंगल 1 है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए ऑल्टरनेट एंगल हैं, लेकिन कौन से वाले हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर? अब आप बोलोगे सर ये कैसे है ना, जेड, ये वाला जेड समझ नहीं आया, तो मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, फिर से जेड बना के दिखा देता हूँ आपको। जेड शुरू यहाँ से होता है और ख़त्म अगर यहाँ पे आके होता है ना। जेड का स्टार्टिंग हाफ पार्ट ये है और लास्ट हाफ पार्ट ये है। ठीक है, तो ये 7 एंगल 7 और एंगल 1, ये दोनों एंगल्स जो होंगे बेसिकली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का फर्स्ट पेयर बनेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहें कि आगे डिस्कस करें कि सर और कैसे जेड बन सकता है, तो बेटा अगर जेड शुरू यहाँ से हो जाए और ख़त्म यहाँ आके हो जाए, ठीक है, शुरू यहाँ से हो जाए और ख़त्म यहाँ आके हो जाए, तो एंगल 6 और एंगल 4 जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का सेकंड पेयर। होप सो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बट इनके एज इट इज नंबर्स भी याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि एंगल 2 और एंगल 8 जहाँ भी आएगा कैसा भी डायग्राम होगा ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होगा, नहीं नहीं नहीं, ये नंबरिंग हमने 1 2 3 4 यहाँ से शुरू किया। अगर मैं कहीं और से शुरू करूँ, यहाँ से 1 2 3 4 शुरू करता तो कुछ और बनता। क्लियर? सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो नंबर से याद नहीं रखना है, याद रखना है किससे, एक पैटर्न से, है ना, कि जेड बनना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, जेड लेकिन ब्रेक डाउन होकर बनना है किस में, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में। राइट? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब सेम सिचुएशन में बनने वाले एंगल। राइट? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। को इंटीरियर एंगल्स, राइट, को इंटीरियर एंगल या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं समझें आप। 2 लाइन्स हैं मेरे पास, उनको ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, ये एंगल 1 2 3 एंड एंगल 4, यहाँ पे 5 6 7 और 8, ये एंगल्स बनाने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ को इंटीरियर एंगल्स का सबसे फर्स्ट जो मैं बात करूँ लेटर है वो क्या है, सी है सर। क्या मैं सी को ऐसे बना दूँ, अगर मैं ऐसे सी को बना पाता हूँ, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, नेम से ही आपको पता चल जाना चाहिए को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, को इंटीरियर एंगल्स, इसके नाम से ही आपको याद आ जाएगा कि इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। क्या आ रहा है स्टार्टिंग में, सी आएगा, तो यहाँ पे सी बनेगा। राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक सी मैं इसमें ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे मैं एक सी बना सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो इस सी के अंदर एंगल 2 और एंगल 5 आया, एंगल 2 आया और एंगल 5 आया। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स किस में आएंगे, को इंटीरियर एंगल्स के पेयर में आएंगे, एंगल 2 और एंगल 5। राइट? अगर मैं चाहूँ तो एक सी ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल उल्टा सी। ठीक है, और अगर मैं रिवर्स कंडीशन में सी बनाता हूँ तो एंगल 3 और एंगल 8 दोनों किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। राइट? तो को इंटीरियर एंगल्स वाली बात आपको अगर समझ में आती है तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। को इंटीरियर एंगल्स का वैसे देखा जाए तो सम कितना हो जाता है आगे जाके, 180 डिग्री हो जाता है, अगर अगर ये दोनों लाइंस क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। क्लियर? दोनों लाइंस अगर पैरेलल हो जाएंगी तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, बाकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। होप सो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, बेसिकली 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। 2 लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे टू ईच अदर इफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, इवन इफ दे आर प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन एनी डायरेक्शन, उनको किसी भी डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा दें अगर हम, तो भी वो इंटरसेक्ट नहीं करें, तो वो लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है रिलेशन बिटवीन द एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस। अगर ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल लाइंस के साथ अगर एंगल बनाता है ना, ट्रांसवर्सल लाइन अगर क्या करता है, 2 पैरेलल लाइंस के साथ अगर एंगल बनाता है, बेसिकली फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है। ठीक है,
और इन दोनों को किसी एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है, तो आपको भी पता है 8 एंगल्स बनेंगे सर, है ना। तो 8 एंगल्स जो भी बनेंगे वो 8 एंगल्स कैसे बनाते हैं, 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, सिमिलरली 5, 6, 7, 8। आपको पूरा पैटर्न याद हो गया होगा अपना कि सर ऐसे ही तो बनेगा, है ना। तो एक्सियम 1 क्या कहता है हमें, एक्सियम 1 क्या कहता है, ध्यान से समझे ना। एक्सियम कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो भी पेयर होगा उसके दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, तो सर ये एक्सियम है, मतलब इसकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, रियल लाइफ फैक्ट है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो सेम सिचुएशन में जो एंगल बनेंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो एक्सियम 1 के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लाइन L है, ये M है, और यहाँ पे ये लाइन N है। इफ L इज पैरेलल टू M, अगर L और M पैरेलल हैं तो ये इंप्लाई करेगा कि जो एंगल 1 है वो किसके साथ सेम सिचुएशन है, एंगल 5 के साथ। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, ठीक है। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, ठीक है। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, और एंगल मैं बात करूं 4 इक्वल होगा 8 के। होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन इसका एक्सियम 2 भी पढ़ लें, वो भी बहुत शानदार है। वो जस्ट इसका कन्वर्स है, जस्ट इसका क्या है, कन्वर्स है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर कोई एक ट्रांसवर्सल है वो टू लाइंस को इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। कोई भी ट्रांसवर्सल टू लाइंस को कुछ इस टाइप से इंटरसेक्ट अगर कर दे कि कोई एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, कोई एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब दोनों लाइंस क्या थी, पैरेलल थी। दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल थी, तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुए हैं, इक्वल हुए हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल सिर्फ तब होंगे जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये फर्स्ट एक्सियम ने बोला। सेकंड एक्सियम ने उसकी जस्ट कन्वर्स बात बोल दी कि अगर कहीं पे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर भी इक्वल हो जाए तो जो ट्रांसवर्सल जिन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करी थी वो दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल हैं, राइट। होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट, थ्योरम 2 क्या कहता है, ध्यान से समझें आप, है ना। थ्योरम 2 क्या कहता है, थ्योरम मतलब बेसिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरम 2 कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हर एक पेयर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सर ये प्रूफ कर दीजिए। तो प्रूफ पे बातें कर लेते हैं, आप सब लोग रेडी हैं तो आ जाइए, करते हैं बात इसके प्रूफ पे, ठीक है। सबसे पहली चीज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे बात करनी है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूफ क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर एंगल 3 इक्वल होना चाहिए एंगल 5 के, क्योंकि जेड के अंदर वो दोनों एंगल आ रहे हैं। 3 इक्वल टू 5, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, ये दोनों प्रूफ करने हैं हमें इक्वल, राइट। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या लगता है आप लोगों को एंगल 3 और एंगल 3 के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे, क्या लगता है आपको एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 3 बेसिकली एंगल 1 के इक्वल है, हाँ या ना। एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है बेसिकली। क्यों इक्वल है एंगल 3 और एंगल 1? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्या रीजन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये तो प्रूफ करवाया था, ठीक है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया, क्लियर। दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 3 और एंगल 1, तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। और क्या लगता है आप लोगों को एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के इक्वल है। क्यों है एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल? एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है जी। लाइंस अगर पैरेलल हैं, दोनों लाइंस यहाँ पे पैरेलल गिवन है ना हमें, तो बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होने ही थे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 हो गया, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 भी है। तो क्या लगता है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर। समझने वाली बात यह है कि टू इक्वेशंस में जो सेम पार्ट होता है वो हट जाता है, जो सेम पार्ट होता है वो हट जाता है, और जो सेम नहीं होता वो सेम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल हो जाना है, एंगल
5 के इक्वल हो जाना है, यही प्रूफ करना था आपको फर्स्ट पार्ट में। और सिमिलरली अगर ये प्रूफ करती है तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 2 भी किसके इक्वल होगा, सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, सो हैंस प्रूव्ड। क्लियर, होप सो आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है आपको, इसका नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है आपको, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कोई एक पेयर अगर आपस में इक्वल है ना, कोई भी एक, मान लो एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो दोनों लाइंस होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है। टू प्रूव में आएगा मेरे पास, मुझे प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। और ये मैं बहुत आसानी से प्रूफ करने वाला हूँ, आप समझें कि प्रूफ में पहली बात क्या है। मुझे ये गिवन है, इसमें मुझे ये गिवन है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो एक पेयर है वो इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर इक्वल है। तो मैंने सोचा कि एंगल 3 को किसके इक्वल ले लेते हैं, एंगल 5 के। गिवन दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और अगर अगली बात करूं कि एंगल 3 किसके इक्वल था, तो एंगल 1 के इक्वल था साहब। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है सर। और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने के बाद अब सीधा सा सवाल आपसे ये है बच्चे कि एंगल 3 5 के भी इक्वल है, एंगल 3 1 के भी इक्वल है ना, एंगल 1 के भी, ठीक है। दोनों को कंपेयर कराएंगे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। क्या लगता है आपको, एंगल 3 हट जाएगा, एंगल 5 एंगल 1 इक्वल हो जाएगा। और जैसे एंगल 5 और एंगल 1 एक दूसरे के इक्वल हुए बच्चे, तो क्या लगता है आपको, एंगल 5 एंगल 1 जब एक दूसरे के इक्वल होंगे तो सिंपल सी बात ये है, एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल भी हो गए, और बेसिकली ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बट एंगल 5 एंड एंगल 1 बोथ आर, एंगल 5 and angle 1 are corresponding angles, angle 1 are corresponding angles, ठीक है। दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये इंप्लाई करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी जस्ट लास्ट टू लास्ट स्लाइड पे कि जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो 100% हम श्योर हैं कि लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये इंप्लाई करेगा कि ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। बैक टू बैक आगे आपको प्रूफ करने के लिए कुछ थ्योरम मैं दूंगा अभी। उनमें से फर्स्ट है थ्योरम 4, if a transversal intersects two parallel lines then each pair of co-interior angles on the same side of the transversal is supplementary, है ना। ये प्रूफ करना है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होता है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझें। हमें अगर प्रूफ करना है कि एंगल 5, ये यहाँ जो एंगल बन रहा है एंगल 5 और एंगल 2 जो बन रहा है, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। हमें ये प्रूफ करना है। अगर मान लो ना एंगल 2 प्लस एंगल 5 अगर आपको 180 डिग्री करना है ना, कोई बात नहीं, बहुत आराम से होगा, बड़े प्यार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखिए कितने बच्चों को ये लगता है कि एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल हैं, क्योंकि अगर आपको पता है एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो भी प्रूफ किया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। अगर आपको ये पता है तो आप ये बोल सकते हो कि एंगल 8 और एंगल 5 का सम कितना होता है हमारे यहाँ, एंगल 8 और एंगल 5 का सम कितना होता है, 180। क्यों, क्योंकि ये तो लीनियर पेयर एंगल है ना, लीनियर पेयर एंगल। और एंगल 8 किसके इक्वल था, एंगल 2 के, तो एंगल 8 की जगह पे एंगल 2 लिख दोगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। यही तो लेके आना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, होप सो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं आराम से। इसके आगे भी कुछ थ्योरम है, इसी थ्योरम का जस्ट कन्वर्स, कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मान लो एक ट्रांसवर्सल ने टू लाइंस को इस टाइप से इंटरसेक्ट किया है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो दोनों को इंटीरियर एंगल्स बन रहे थे उनका सम कितना है, 180 डिग्री है। उनका सम अगर 180 डिग्री है तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कोई बात नहीं, ये एंगल जो है बेटा ये किसके इक्वल होगा, इसके एंगल के इक्वल होगा ना। ये एक्स और ये वाई है, अगर तो एक्स प्लस वाई अगर 180 डिग्री आपको दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना।
x जो होगा किसके इक्वल होगा, इस एंगल के भी इक्वल होगा। या फिर आप ऐसा ना करके ये भी कर सकते हो कि सिंपल सा आप क्या कर सकते हो कि अगर ये एंगल x है और x और y दोनों का सम 180 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है x और ये जो ऊपर एंगल बनेगा इन दोनों का सम भी 180, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 180 माइनस एक्स। और अगर इसको मैं एंगल ए बोलता हूँ तो a प्लस एक्स दोनों भी कितना है, 180। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कितनी आएगी, 180 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो 180 माइनस एक्स। तो आपकी नज़र में एंगल y की वैल्यू और एंगल ए की वैल्यू दोनों कितनी हो गई, 180 माइनस एक्स। तो ये दोनों तो क्या है, एंगल ए और एंगल वाई, ये दोनों क्या है, ये दोनों है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू 180 माइनस एक्स, इसकी भी और इसकी भी, दोनों 180 माइनस एक्स हैं। इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब भी सेम होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। आप इसका प्रूफ भी बहुत आसानी से खेल सकते हैं। थ्योरम 6 क्या कहता है, थ्योरम 6 बहुत अच्छा थ्योरम है, सिंपल सी बात बोलता है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ऐसे लाइंस जो सेम लाइन के पैरेलल होते हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे लाइंस जो किसी एक ही लाइन के पैरेलल होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मान लो गिवन है मुझे कि ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल ना, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, और सी डी भी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। और मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चे, मुझे प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ऐसा करने के लिए प्रूफ में मुझे क्या स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत है, क्या आर्ग्यूमेंट लिखने की ज़रूरत है, कुछ अच्छे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि ए बी पैरेलल है साहब पी क्यू के, ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल है बच्चे, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए साहब, एंगल 1 और एंगल 2 क्यों क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर। अच्छा जी, फिर क्योंकि सर सी डी और पी क्यू भी पैरेलल हैं, ठीक है, सी डी और पी क्यू भी क्या है, पैरेलल हैं, इसलिए एंगल 3 भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, यहाँ तक तो कोई परेशानी वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। इसके बाद की बात क्या सोचेंगे, ये एंगल 1, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, बाय 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट से क्या लिख सकता हूँ कि देखो एंगल 1 भी 2 के इक्वल था, एंगल 3 भी 2 के इक्वल है, तो 1 और 3 भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये बट दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, बट दीज एंगल्स एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बच्चे, तो डेफिनेटली ये इम्प्लाई करता है कि दोनों लाइन ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी विच वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको ये समझ में अच्छे से थ्योरम आ गया होगा। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा आपको। चलिए अगली बात करते हैं, जो भी अभी पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, ठीक है, L इज पैरेलल टू M। L किसके पैरेलल है बच्चे, M के पैरेलल है। ठीक है, लाइन L और लाइन M एक दूसरे के पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल T कट्स देम इफ एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो 5:4। एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो है 5:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क्ड एंगल्स। जितने भी एंगल मार्क्ड हैं 1 से लेके 8 तक सबकी वैल्यू पता करनी है साहब। ठीक है, समझे आप ये बात कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो 5:4 है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में 2 क्वांटिटीज का अगर रेशियो दे रखा है, तो आप दोनों को अज्यूम कर लो। लेट द मेजर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 बी, देखो 1 और 2 दोनों की मेजर हो जाएगी 5x एंड 4x, 5x एंड 4x, राइट। ये हमने अज्यूम कर लिया। तो आप लोगों को क्या लगता है, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल्स क्या लगता है आपको, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये सुनो,
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर एंगल्स, राइट? लीनियर पेयर एंगल्स, राइट? तो एंगल 1 की जगह रखा 5x, एंगल 2 की जगह रखा 4x, और दोनों का सम रखा इक्वल टू 180 डिग्री। 5x प्लस 4x हुआ 9x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, x का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 9। x का वैल्यू यहाँ पे हो गया मेरे पास 20 डिग्री। जैसे ही x का वैल्यू 20 डिग्री हुआ, मैंने पूछा एंगल 1 कितना आएगा, तो आपने बोला 5x, यानी 5 इंटू एक्स की जगह 20, मतलब कितना हो जाएगा? 100 डिग्रीज। मैंने पूछा एंगल 2 कितना आएगा, तो आपने बोला 4x, राइट? तो मैंने किया 4 इंटू एक्स की जगह 20, तो कितना आया? 80 डिग्रीज। क्लियर? इतना आने के बाद, इसके बाद है ना, इसके बाद क्या सोचना है? एंगल 1 किस किस के इक्वल है? एंगल 5 के इक्वल है, हाँ है ना, और एंगल 3 के इक्वल है। तो बेसिकली अगर कोई पूछेगा एंगल 3 कितना, तो मैं बोलूँगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू कितना? 100, है ना, 100 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट? अगर कोई पूछेगा एंगल 4 कितना, तो एंगल 4 साहब किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है ना। क्यों? और किसके इक्वल? 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर? अगर अगली बात करें कि एंगल 5 किसके इक्वल है, तो साहब एंगल 1 के इक्वल है। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1, ठीक है, इक्वल टू 100 डिग्रीज, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और अगर पूछा जाए एंगल 6 किसके इक्वल, तो सेम सिचुएशन में एंगल 2 भी है, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 80 डिग्री इक्वल टू क्या? कौन से एंगल्स? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है जी, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे। एंगल 7 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू, थ्री कितना आया था बच्चे? 100 ही आया था। तो 300 आया, और 3 की वैल्यू 100 होने का रीज़न, 7 के इक्वल होने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम सिचुएशन में बने हुए हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और लास्ट कौन सा बचा? एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 4, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। और रीज़न क्या? वर्टिकली नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेम सेम सिचुएशन में बन रहे हैं ना। होप सो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो ध्यान से समझें, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के ना, ए बी पैरेलल है सी डी के। जब भी मुझे ऐसा दिखता है ना कि लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन है ना बिल्कुल खुल के नहीं आ रही पैरेलल होके ना, तो मैं इनको एक्सटेंड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इनको एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड करते ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट अगर मैं बोल देता हूँ पी है, ये एंगल अगर 100 है, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा? 100 डिग्रीज का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बन रहा है मेरे पास जेड, क्या बन रहे हैं? जेड बन रहा है। जेड बनता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, तो ये 100 है, तो ये भी 100 डिग्री का हो गया। क्लियर? और जैसे ही ये 100 डिग्री का हो गया, तो आपको पता है इसके अंदर वाला ये जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल हैं लीनियर पेयर में। किसमें है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सिंपल से सोल्यूशन में, आपको वैल्यू चाहिए एक्स की, ठीक है। सिंपल से सोल्यूशन में बोलूँगा कि एंगल बी पी सी और एंगल बी पी ई, ठीक है, दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इनमें से एक 100 का है, तो दूसरा कितने का निकलेगा? अगर बी पी सी की जगह 100 पुट कर दे, तो बी पी ई एंगल जो होगा वो कितने मेजरमेंट का निकलेगा? बी पी ई का मेजरमेंट हो जाएगा 180 माइनस 100, राइट? 180 माइनस 100 करेंगे कितना आएगा? 80 डिग्रीज आ जाएगा। किसका वैल्यू? एंगल बी पी ई का वैल्यू। क्लियर? इतना होने के बाद क्या करना है? ये एंगल हो गया 80 डिग्रीज, ठीक है। क्या आपको ये भी पता है कि एंगल ए बी ई 120 का है, तो एंगल पी बी ई भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एंगल ए बी ई और एंगल पी बी ई, ठीक है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री को होगा। क्यों होगा? जो ऊपर रीजन था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वही रीजन यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर? तो एंगल ए बी था 120 डिग्री, प्लस एंगल पी बी हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, 120 को उधर फेंक के माइनस करवाएंगे, 120 को उधर फेंक के माइनस कराएंगे, एंगल पी बी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120। क्लियर? 180 माइनस 120 कितना आएगा बच्चे? कितना बचेगा? 60 डिग्रीज बचेगा। किसका वैल्यू? एंगल पी बी ई का वैल्यू। क्लियर? और जैसे ही इतनी सिचुएशन पे आप पहुंचे, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 80 डिग्री है,
और ये एंगल एक्स है। ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल BPE बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, आप बोलोगे सर ये क्या होता है ना, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप अगर नहीं मानते हो तो थोड़ी देर में प्रूफ करके भी बता देंगे, ठीक है। तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो फर्स्ट एंगल है 60 डिग्री, सेकंड है 80 डिग्री, थर्ड है x डिग्री, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 180, 60 और 80 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, उधर फेंकेंगे तो -140, 180 में से 140 लेस करेंगे कितना बचेगा 40 डिग्री। ये किसका वैल्यू हो जाएगा एंगल एक्स का, एंगल एक्स का मेजरमेंट आ जाएगा मेरे पास 40 डिग्रीज। होप सो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी, कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाला, राइट। जब भी ऐसा होगा आपको क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन या तो इसको आगे बढ़ाओ या फिर उसको इधर लाके इसको ऊपर करो, ठीक है। कैसे भी करके आपको इंटरसेक्ट करा के एक ट्राइंगल बनाना है और उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी दिखानी है, तब एक्स का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पे भी आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं ज्योमेट्री में किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझें। इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। अभी यहाँ तो एक ही है, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ आगे मिल जाए, ठीक है। हमें x का वैल्यू चाहिए, सिंपल सी बात है। जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें। क्या कर दें, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। आप समझना ये बात, मैंने E पॉइंट से पास होने वाली एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, जो किस किस के पैरेलल है, जो AB के भी पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है, क्योंकि AB और CD तो आपस में पैरेलल थे। इन्हीं के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, और जैसे ये लाइन ड्रॉ की आप समझेंगे कि यहाँ पे Z बन रहा है, राइट। वाइट कलर से अगर आपको नहीं दिखा है, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पे एक Z बन रहा है बच्चे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक Z बन रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे 35 डिग्री है तो यहाँ पे भी कितने एंगल होगा 35 का होगा। यहाँ पे एंगल 65 डिग्री का है तो यहाँ पे भी कितने का होगा 65 डिग्री का होगा। तो एंगल x जो होगा बेसिकली वो 35 डिग्री और 65 डिग्री दोनों को मिला के जो मेजरमेंट बनेगा उसके क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। तो 35 और 65 मिला के कितना होता है 100 डिग्री। तो बेसिकली एंगल x का वैल्यू कितना हो गया 100 डिग्री इन दिस सिचुएशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होप सो आप समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत आसान था। आते हैं अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द ईच ऑफ द गिवन फिगर, वही सेम क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू चाहिए। किसको, किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, राइट। तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर वही सेम पैटर्न, ठीक है जी। तो मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, आपको पता है एक्स के 2 पार्ट्स हो गए, राइट। एक्स के कितने पार्ट्स हो गए 2 पार्ट्स हो गए, कोई बात नहीं। यहाँ पे जेड बनाया, जेड बना, ये एंगल 55 है तो बच्चे ये कितने का हो जाएगा, ये भी 55 का हो जाएगा। यहाँ पे जेड बनाया, ये एंगल 25 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये भी 25 का हो जाएगा। तो क्या लगता है एंगल BOD कितने का हो जाएगा, एंगल BOD कितने का हो जाएगा। तो एंगल BOD इज मेड अप ऑफ 55 प्लस 25, राइट। तो 55 डिग्री में मुझे ऐड करना है 25 डिग्री, दोनों को ऐड किया कितना बनेगा 80 डिग्रीज, राइट। ये BOD का मेजरमेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि x का मेजरमेंट कितना है, तो आपको पता है एंगल x और एंगल BOD ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, कंप्लीट एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब जिसका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, एंगल BOD और एंगल x है ना, दोनों मिला के बनाएंगे 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, राइट। ठीक है जी। और जब ये ऐसा होता है तो BOD की जगह आप 80 डिग्री रखेंगे तो आपकी x की वैल्यू निकल के आपके सामने आ जाएगी। x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 प्लस 80 डिग्री उधर जाके -80, 360 में से 80 माइनस करेंगे कितना बचेगा 280 डिग्रीज विच इज इक्वल टू x। होप सो ये क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ध्यान से समझें। वही सेम क्वेश्चन, x की वैल्यू चाहिए हमें, है ना। तो क्या करेंगे, फिर से E पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब भी ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें एक शार्प कॉर्नर बन रहा हो, क्या बन रहा हो, शार्प कॉर्नर जब भी बनेगा पैरेलल लाइन बनानी ही पड़ेगी। ये अब अगर आपको बात समझ में आ रही है तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये एंगल कितने का है 116, ठीक है। अगर Z बनाने का शौक चढ़ गया है तो ये Z बन रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल 116, तो ये भी कितने का हो जाएगा 116 का हो जाएगा। एज इट इज यहाँ पे भी Z बन रहा है, ठीक है जी। तो ये एंगल 124 है तो ये भी कितने का हो जाएगा 124 डिग्री।
और आपको पता है 116, 124 और x तीनों मिला के क्या बनाएंगे, कंप्लीट एंगल बनाएंगे। सो सिंपल सी बात है, मैंने इस पॉइंट को P नाम दे दिया, ठीक है। तो एंगल AEP फर्स्ट एंगल और एंगल PEC दैट इज सेकेंड एंगल प्लस एंगल AEC है ना, ये थर्ड एंगल, तीनों का सम कितना होना चाहिए 360, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल। और अगर यहाँ तक की बात समझ में आती है बच्चे, तो ये समझें AEP की जगह रखेंगे 116 डिग्रीज। कितना रखेंगे AEP की जगह 116 डिग्रीज, एंड PEC की जगह मैं रखूंगा 124 डिग्रीज, और AEC मेरे पास है x डिग्री, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्रीज। तो 116 एंड 124 दोनों को ऐड करके देखेंगे 240 आएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 प्लस का 240 उधर जाके माइनस 240। क्लियर ना? ओके 360 में से अगर आप 240 लेस करेंगे कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा, विच इज इक्वल टू x। होप सो x का वैल्यू यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, चलिए अब अगली बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, उससे पहले ये समझ लें कि ट्राइंगल क्या होता है। तो बेसिकली ट्राइंगल एक पॉलीगन होता है, पॉलीगन विद 3 साइड्स, है ना। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स है, राइट। ठीक है, पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड, है ना। पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड वो भी ट्राइंगल ही होता है, क्योंकि एक पॉलीगन बेसिकली एक ऐसी शेप होती है विच इज enclosing some area and by using only line segments, right। तो लाइन सेगमेंट्स का यूज करके आपको कोई एरिया एनक्लोज करना है ना। तो कोई भी एरिया एनक्लोज करने के लिए आप जाओगे, एक लाइन बना दी, दूसरी लाइन बना दी, एरिया तो एनक्लोज नहीं हुआ। तो आपको कम से कम 3 साइड तो चाहिए एरिया एनक्लोज करने के लिए, राइट। तो सबसे छोटा यानी सबसे कम साइड्स वाला अगर कोई पॉलीगन होता है तो वो कौन होता है, ट्राइंगल होता है, राइट। ट्राइंगल की खास बात, इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, कौन कौन, AB BC और CA, ठीक है जी। ये तीनों लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। बेसिकली ये तीनों साइड्स हैं। अगर मैं बात करूं वर्टिसेस की, वर्टिसेस क्या क्या होते हैं, तो भैया AB और C ये तीनों क्या हैं, वर्टिसेस हैं। एंगल्स कौन कौन से हैं, तो एंगल्स हैं यहाँ पे मेरे पास एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये 3 एंगल्स हैं, ठीक है। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। दिस इज वी हैव टू प्रूव एज वेल। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, याद रखनी है हमेशा, ठीक है। प्रूफ कैसे करते हैं ये बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि हमारे पास वहां पे है एक थ्योरम, राइट। थ्योरम 7, राइट। थ्योरम 7 क्या कहता है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कोई भी एक ट्राइंगल अगर आपको गिवन है तो उसके एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया बच्चे, कंस्ट्रक्शन किया। मुझे कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन मैंने किया, ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A, पासिंग थ्रू A, क्लियर। बेसिकली मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये भी आप समझ लें। मुझे गिवन है यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC, उसके सिवा कुछ भी नहीं। ट्राइंगल ABC मुझे गिवन है, ठीक है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है बेटा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने सोची, जैसे ही मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये साहब जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है तो खेल खेल लेते हैं ना, जेड बन रहा है तो खेल खेल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, इसको एंगल 1 नाम दिया, इसको एंगल 2 नेम दिया, इसको एंगल 3 नेम दिया, इस एंगल को 4 नेम दिया और इस एंगल को 5 नेम दिया। और पहले पूछता हूं कि एंगल 2 प्रूफ में पहली बात, ठीक है जी, एंगल 2 किसके इक्वल है, तो आप बोलेंगे सीधा एंगल 4 के इक्वल। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। एंगल 4 की किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के, राइट। अगली बात, एंगल 3 किसके इक्वल है, तो आप बोलेंगे एंगल 5 के इक्वल है सर। क्यों, वही सेम रीजन सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। फिर मैंने पूछा कि क्या एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 तीनों का सम 180 डिग्री होगा क्या, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 तीनों का सम 180 डिग्री होगा क्या।
होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल सेम साइड में बनने वाले तीनों एंगल्स है ना, स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में एंगल बन रहे हैं। जब भी स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में एंगल बनेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेंगे। स्ट्रेट एंगल कितने मेजरमेंट का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। क्लियर? यहाँ पे बात अगर क्लिक करती है तो एंगल 4 क्या था? एंगल 4 ओरिजिनली एंगल 2 के इक्वल था, तो एंगल 4 के प्लेस पे लिखा एंगल 2। फिर एंगल 1 एज इट इज। एंगल 5 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप? एंगल 5 के प्लेस पे लिख सकते हैं एंगल 3, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। एंगल 1 जो था वो था एंगल ए, एंगल 2 जो था वो एंगल था बी, और एंगल 3 जो था वो एंगल है सी। ठीक है, तीनों का सम कितना आ गया मेरे पास? 180 डिग्री आ गया। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ये समझें आप, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी हम साथ में समझ ही लेंगे, राइट। एक्सटीरियर एंगल बेसिकली क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन अ साइड एंड एन एक्सटेंडेड एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। कोई भी एक ट्राइंगल है, ए बी सी था मान लो एक ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल ए बी सी की साइड सी बी को मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया, सी बी साइड को मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया। क्लियर? तो एक्सटेंड करने के बाद छोटी सी बात पूछूंगा, ये जो एक्सटेंडेड वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन बच्चे? एक्सटेंडेड वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन इस ट्राइंगल के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? क्या एंगल ए बी डी बना रहा है? कौन सा एंगल बना रहा है? एंगल ए बी डी बना रहा है। तो बेसिकली बेटा ये एंगल ए बी डी जो है ना, ये एंगल क्या बोला जाता है? ये एंगल बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोला जाता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो क्या सर मैं इसको इधर बढ़ा देता तो इधर भी एंगल बनता? बिल्कुल बनता बेटा। और अगर इस साइड को एक्सटेंड करते तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, अगर आप इस साइड को एक्सटेंड करते तो ये एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है वो भी आप समझ लें कि अगर आपने इधर एक्सटेंड किया साइड को, ए बी डी जो एंगल बना जिसको आप एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हो, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स, है ना। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of the interior two opposite angles, interior two opposite angles, ठीक है जी। इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है बेटा ये बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंगल ए डी बी एक्सटीरियर एंगल है, ए बी डी अगर एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल होगा? इसके साथ वाले जो एंगल बन रहा है ना, बी पॉइंट पे ही इसके साथ में एक एंगल बन रहा है, बस उसको मत लो, बस उसको मत लो। उसके अलावा जो दो एंगल बच रहे हैं, एंगल ए और एंगल सी, उन दोनों के सम के इक्वल होगा ये एंगल ए बी डी। होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला ही है ना। हमने बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें कर ली हैं। इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं कहानी, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन? आई थिंक ये क्वेश्चन वही है जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ है। इन द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस, है ना। पी क्यू आर ट्राइंगल की साइड क्यू आर को आगे एक्सटेंड कर दिया एस पॉइंट तक, ठीक है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस, है ना। एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर ये है क्यू टी, है ना। तो जब भी कोई एंगल बाइसेक्ट होता है ना, जब भी कोई एंगल बाइसेक्ट हो बेटा, तो सबसे पहले क्या करो, इस एंगल को ले लो एक्स, तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है। कर लो, है ना। पी क्यू आर बाइसेक्ट हुआ और एंगल पी आर एस भी बाइसेक्ट हुआ। एंगल पी आर एस मतलब ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट हुआ है, तो उसके टू इक्वल हाफ बनेंगे, ये और ये। इसको वाई बोलूंगा तो ये भी वाई हो जाएगा, हाँ या ना। ये बात अगर क्लियर है, दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? आगे जाके टी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर दैट इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, है ना। एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल क्यू पी आर ये वाले एंगल के हाफ के इक्वल होता है, राइट। चलिए करते हैं इस पे बात। सबसे पहली चीज मैं पूछता हूँ, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए एंगल पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल कौन है, तो वो एंगल पी आर एस है, ठीक है। तो एंगल पी आर एस अगर आपसे पूछूं, एंगल पी आर एस ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है बाहर वाला, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है? इसकी वैल्यू इक्वल होगी
एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू पी आर इन दोनों के सम के इक्वल होगी, राइट। तो सिंपल सी बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल पी आर एस दैट इज इक्वल टू एंगल पी आर एस दैट इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू पी आर दोनों के सम के इक्वल, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। क्लियर। एंगल पी आर एस के लिए फिर से पूछता हूँ, ये क्या है, y प्लस वाई यानी कितना हो गया 2y है, ये बेसिकली ये 2 टाइम्स y है, ठीक है। और एंगल पी क्यू आर क्या है, तो ये बेसिकली 2 टाइम्स x है, प्लस एंगल क्यू पी आर रिमेन्स द सेम। कोई बात नहीं, ये इक्वेशन हमारे पास पड़ी रह गई, ठीक है। अब अगली बात क्या करते हैं, हम इसके ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, एंगल टी आर क्यू में बात कर रहे हैं, कौन से टी आर क्यू ट्रायंगल में बात कर रहे हैं बच्चे। इसका एक्सटीरियर एंगल कौन है, ये एंगल कौन सा, एंगल टी आर एस। एंगल टी आर एस ये किसके इक्वल होगा बच्चे, ये भी इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। मतलब इसके लिए इंटीरियर टू अपोजिट एंगल कौन कौन हुए, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल है ना, एक तो एंगल टी क्यू आर और एक एंगल क्यू टी आर है ना। एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मैंने पूछा टी आर एस है क्या बेसिकली, तो टी आर एस तो सर वाई है, टी आर एस किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। और सर टी क्यू आर कितना है, टी क्यू आर सर एक्स है, प्लस में एंगल क्यू टी आर रिमेन्स द सेम। कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्या करें, y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं ना। y का वैल्यू यहाँ से क्या है, y का वैल्यू ये है, y की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं ना। तो 2 एज इट इज, y की जगह y का वैल्यू रखा कितना, x प्लस एंगल क्यू टी आर, ठीक है जी। दैट इज इक्वल टू 2x प्लस एंगल क्यू पी आर रिमेन्स द सेम। थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, 2 को x से किया 2x, 2 को एंगल क्यू टी आर से किया तो 2 एंगल क्यू टी आर, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस एंगल क्यू पी आर, राइट। 2x से 2x कर दिया कैंसिल, 2 जो था वो डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल क्यू टी आर विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड में चला जाएगा किसके, एंगल क्यू पी आर के, तो इट वुड बी इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ कर दिया। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए करते हैं लास्ट इस सेशन का। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, है ना। आपको पूरा लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और बेसिकली आप सारे जितने भी बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से सॉल्व करें एंड इसमें अपनी कमांड बना ले चैप्टर में। फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।